हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दिवा हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर। आज मैं आपको मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड जो चीज़ है वो है एज़ोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया का हिंदी में मतलब होता है शुक्राणु का ना होना या शुक्राणु निल होना। अगर आदमी के शरीर में शुक्राणु निल होते हैं और आदमी ये चाहता है कि उसके खुद के शुक्राणु से बच्चा हो, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में आज मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ। जो एज़ोस्पर्मिया या शुक्राणु का ज़ीरो होना है, रिपोर्ट आई आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है नो स्पर्म सीन, उसको हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। एज़ोस्पर्मिया जो होता है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ कारण ट्रीटेबल, मतलब कुछ का इलाज हो सकता है और कुछ का इलाज नहीं हो सकता है। कुछ का इलाज जिसमें बिल्कुल होपलेस केस होते हैं, जिनमें कुछ भी नहीं कर सकते, वो जनरली होते हैं सर्टोली सेल उनली सिंड्रोम। मतलब जो गोली है, मेल की जो गोली है, आदमी की जो गोली है, उसके अंदर शुक्राणु बनाने वाला सेल ही नहीं है, उसके अंदर उसका अणु ही नहीं है, जिसको कि लेडिक सेल कहा जाता है। उसके अंदर सिर्फ हार्मोन बनाने वाला अणु है, जिसको कि सर्टोली सेल कहते हैं। तो सर्टोली सेल उनली सिंड्रोम के अंदर पुरुष के शुक्राणु मिलने का चांस लेस देन 10% होता है। तो मैं तो जनरली पेशेंट को टेस्टिकुलर बायोप्सी का सलाह नहीं देती अगर उसकी बायोप्सी में सर्टोली सेल उनली सिंड्रोम आता है। हालांकि बुक्स कहती हैं कि पेशेंट अगर खुद का शुक्राणु चाहता है तो उसमें टेस्टिकुलर बायोप्सी या माइक्रोटेसे करके हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हमें पेशेंट के शुक्राणु खुद के मिल जाएं। बट जनरली उसमें रिजल्ट्स लेस देन 15% होते हैं। और जयपुर जैसे शहर में पेशेंट की इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है कि पेशेंट पहले ये सब टेस्टिंग कराए, चेकिंग कराए और उसके बाद IVF जो है वो किसी और के शुक्राणु से कराएं। तो मेरी सलाह तो पेशेंट को यही होती है कि आप दूसरे के शुक्राणु से करवाइए। बाकी पेशेंट की इच्छा है, अगर पेशेंट लेस देन 15% में भी अपना ट्राई करना चाहते हैं तो वो ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी चीज़ है सर्टोली सेल उनली सिंड्रोम के अलावा, ये तो हमने बिल्कुल ऐसा केस डिस्कस किया जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर बहुत सारे एज़ोस्पर्मिया के केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर सोल्यूशन निकाला जा सकता है। और उसके अंदर जो बेस्ट केस होता है उसको वो ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के होते हैं। मतलब कि शुक्राणु बन तो रहे हैं पर शुक्राणु को बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया है, उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं। जिसमें जो मैंने ऑलमोस्ट बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं वो होते हैं जिन पुरुषों को बायलैटरल एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस होती है। मतलब उनकी दोनों तरफ की नलियां जो है वो उनके पैदा कंजेनाइटली, मतलब बचपन से ही उनकी वो नलियां बंद होती हैं, एब्सेंट होती हैं, मतलब शरीर में ही नहीं होती हैं कि जिससे उनके शुक्राणु बाहर निकल सके। उसके मेरे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट हैज़ कंसीव्ड जिन लोगों का बायलैटरल एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो एंड्रोलॉजिस्ट हैं और बहुत अच्छी टेस्टिकुलर बायोप्सी करते हैं और हमारे को बहुत अच्छे नंबर ऑफ स्पर्म्स रिट्रीव होते हैं एंड पेशेंट्स जनरली कंसीव हो जाते हैं। तो जब भी एज़ोस्पर्मिया का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले चेकिंग करते हैं कि भाई क्या कारण है कि उसको एज़ोस्पर्मिया या निल स्पर्म काउंट है। उसमें बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, पेशेंट्स की सोनोग्राफी होती है। उस सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट और पेशेंट के क्लिनिकल एग्जामिनेशन पर अगर हमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम मिलता है जिसका कि ट्रीटमेंट किया जा सकता है तो हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। जो पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है उसमें कई तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, जिसमें कॉमनली जो होता है वो पेशेंट का हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है। इसमें पेशेंट को इंजेक्शंस देके पेशेंट के शुक्राणु बनाए जा सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा ट्रीटमेंट कॉमनली आता है उसमें कुछ पेशेंट को सर्जरी की जा सकती है, जैसे पेशेंट्स को इन्फेक्शन है, एब्सेस है, हाइड्रोसील है, वेरिकोसील है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें अगर हम पेशेंट की सर्जरी कर देते हैं तो पेशेंट्स को शुक्राणु मिलने की अच्छी संभावना होती है। तो ये दूसरा हो जाता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। और तीसरा हो जाता है कि जिसमें हमें पता है कि कोई कारण नहीं मिल रहा है और फिर भी पेशेंट को एज़ोस्पर्मिया है, तो फिर उन केसेस में हमें जो गोली होती है उससे हमें डायरेक्टली शुक्राणु निकालने होते हैं। गोली से डायरेक्टली निकालने वाले शुक्राणु के बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं जिनके कि अलग अलग नाम है, जैसे कि एक होता है पैसा, एक होता है टेसा, एक होता है टेसे, एक होता है माइक्रोटेसे। तो जो पैसा होता है उसके अंदर जो स्पर्म्स निकाले जाते हैं वो एपिडिडिमस, मतलब गोली के आसपास एक नली होती है उसमें से निकाला जाता है। वो एक सिंपल प्रोसेस होता है, उसमें कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, जिसके अंदर पेशेंट को पूरा बेहोश नहीं करा जाता। प्रोसीजर को मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं। इसके ऊपर जो दूसरा प्रोसेस आता है उसको बोलते हैं टेसा। टेसा भी सिंपल प्रोसेस है, पर लेकिन इसमें जो है हम नीडल जो है डायरेक्टली पुरुष की गोली में डालते हैं और उसको नीडल से हम शुक्राणु निकालने की कोशिश करते हैं। ये भी सिर्फ उसी एरिया को सुन करने पर हो जाता है और 2 घंटे पेशेंट को रखते हैं और अगले दिन से पेशेंट काम पे जा सकता है।
अगर इन दोनों प्रोसेसेस से पेशेंट को शुक्राणु मिलने की संभावना नहीं है या शुक्राणु इन दोनों प्रोसेसेस से पेशेंट को नहीं मिल पाते, तो फिर हम एडवांस प्रोसीजर्स करते हैं जिनको कि टेसे टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन या माइक्रो टेसे मतलब माइक्रोस्कोपिक टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, ये प्रोसेसेस किए जाते हैं। इन प्रोसेसेस में पेशेंट को पूरा एनेस्थीसिया दिया जाता है, पूरा बेहोश किया जाता है। जो टेसे है सिंपल, जिसके अंदर हम माइक्रोस्कोप नहीं यूज़ करते, उसके अंदर जनरली हम श्योर होते हैं कि हमें शुक्राणु मिल ही जाएंगे। ये सब चीज़ें पेशेंट के पिछले टेस्ट जो किए हुए होते हैं उनसे हमें एक आइडिया ऑलरेडी लग जाता है, एक्सेप्ट सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम जो कि हमें पता नहीं है। वो हमें तभी पता चलता है जब हम पेशेंट की बायोप्सी करवाते हैं। तो ज़्यादातर टेसे से पेशेंट का जो 2-3 मिलीमीटर का टुकड़ा मिलता है, उससे हम जब एम्ब्रियोलॉजिस्ट के पास चेक करवाते हैं तो उसमें हमें 10 से 15 नंबर ऑफ स्पर्म्स मिल जाते हैं जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए हमारे लिए उपयुक्त होते हैं और उससे ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं पड़ता। तो जो टेसे होता है वो भी जनरली लोकल एनेस्थीसिया में ही किया जाता है, उसमें पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। फिर जो लास्ट प्रोसेस है जिसको बोलते हैं माइक्रो टेसे या टेसे माइक्रोस्कोप के अंडर करना, वो एक काफ़ी इंट्रिकेट प्रोसीजर है, बहुत एडवांस प्रोसीजर है और उसमें जनरली 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। और ये हम उन पेशेंट्स में करते हैं जिनमें हमें शुक्राणु मिलने की उम्मीद काफ़ी कम है। ये जो पेशेंट्स होते हैं जनरली प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर के होते हैं, जिनकी गोली का साइज़ छोटा हो गया है और उनके हार्मोनल वैल्यूज़ बहुत बढ़ गए हैं। तो इस प्रोसीजर के अंदर टाइम लगता है क्योंकि हमें शुक्राणु माइक्रोस्कोप के अंदर एक एक ट्यूब में ढूंढने पड़ते हैं कि हमें कहाँ शुक्राणु ज़्यादा मिलने की संभावना है। पर जनरली इस प्रोसेस की सक्सेस रेट भी अगर सही सिलेक्शन ऑफ पेशेंट्स है तो अच्छी होती है। पर हाँ, अगर हम प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर के पेशेंट्स में माइक्रो टेसे कर रहे हैं तो उसकी सक्सेस रेट 15 से 20% ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। और जो माइक्रो टेसे प्रोसीजर होता है उसमें फिर पेशेंट को 2 से 3 दिन घर पर रेस्ट करना पड़ सकता है। चौथे या 5वें दिन से वो अपने काम पे जा सकते हैं। और जो जनरल प्रिकॉशंस होती हैं इस ऑपरेशन के बाद, वो जनरली 10 से 15 दिन तक चलती हैं। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया है एज़ोस्पर्मिया के बारे में। अब किसी दिन हम इस बारे में बात करेंगे कि जब शुक्राणु निल होते हैं तो हम मरीज़ के कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं। थैंक यू।